अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखिए आज नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा डिस्कशन में है वो है वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। आप जानते हैं यहां से तो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जरूरी आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं उनको अच्छे से देख लेना। तो ये मैं बोर्ड सीरीज बना रहा हूं बेटा। अगर नीट के बच्चे होंगे कुछ तो वो अगर नहीं भी देखेंगे इसको तो उनके लिए ये सही नहीं है, उनके लिए बेस्ट नहीं है। लेकिन बेस्ट है 11th वाले बच्चों के लिए है जो बोर्ड सीरीज यानी बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है ना बच्चों। तो देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन यहां से क्या है, तो उसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे बेटा। जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहां पे वो है बेटा डिफरेंशिएट बिटवीन अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म। ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन आता है तो इसको हम कुछ डिफरेंसेस लिखेंगे बेटा और वो डिफरेंसेस आप लोग याद करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे बेटा वो आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना। तो ऐसे देखते हैं बेटा पहला। तो एक साइड से मैं हम आंसर लिखेंगे, आप मेरे साथ नोट बनाएंगे बेटा। ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे एक साइड से अमोनोटेलिज्म, अमोनोटेलिज्म, अमोनोटेलिज्म। ठीक है ना बच्चों। ओके। और फिर बीच में लिखेंगे बेटा यूरियोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म। ठीक। और तीसरा लिखेंगे बच्चा मेरा यूरिकोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म। ठीक है बच्चा। अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म। डन। तो यहां पे देखते हैं जिगर, यहां पे देखते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन में यहां पे ड्रा करूंगा, ये है लाइन बेटा। और यहां पे ऐसे एक लाइन ड्रा करेंगे हम बेटा। ठीक है ना। और लिखेंगे पहली डिफरेंस। देखो बच्चों, एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं अपना यूरिया, अपना सॉरी दिस नाइट्रोजन वेस्ट। नाइट्रोजन वेस्ट जो होता है वो यूजुअली अगर हमें देखने को मिलता है वो बनता है फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है ना। प्रोटीन्स यू नो दैट वो बनते हैं बने हुए होते हैं अमाइनो एसिड्स के। और अमाइनो एसिड्स में एक ग्रुप NH2 होता है बेटा और उसको एलिमिनेट करना पड़ता है, उसको रिमूव करना पड़ता है। कुछ एनिमल्स उसको रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया और ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं बेटा अमोनोटेलिक। और ऐसे फिनोमेना को बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। और कुछ वही नाइट्रोजन वेस्ट रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, उन एनिमल्स को बोलते हैं हम यूरियोटेलिक और फिनोमेना को बोलते हैं यूरियोटेलिज्म। और कुछ एनिमल्स उसी नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड और फिनोमेना को उसको बोलते हैं यूरिकोटेलिज्म और फिनोमेना को बोलते हैं यूरिकोटेलिज्म और एनिमल्स को बोलते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स। चलिए बच्चों पहली डिफरेंस में लिखवाता हूं तो आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चा पहली डिफरेंस, एनिमल्स, animals excreting, animals excreting ammonia, ammonia, animals excreting ammonia are called ammonotelic, ammonotelic animals are called ammonotelic animals। ठीक। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट के लाइन्स है बेटा, इसमें आते हैं बोनी फिशेस, बोनी फिशेस। ठीक। और इसमें आते हैं एक्वाटिक। ठीक है बच्चों। इसमें आता है एक्वाटिक एम्फीबियंस, इसमें आता है बेटा एक्वाटिक एम्फीबियंस। इसमें आते हैं बच्चा एक्वाटिक इंसेक्ट्स, एक्वाटिक इंसेक्ट्स। ठीक है बच्चों, ये एक डिफरेंस आप याद करेंगे बेटा। और अगर हम यहां पे जाएंगे पहले डिफरेंस पे तो इसको अगर इसके साथ कंपैरिजन करेंगे बेटा, यहां लिखेंगे फिर एनिमल्स, एनिमल्स एक्सक्रीटिंग
excreting urea are called ureotelic animals, are called ureotelic animals। ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल उसमें कौन आता है बेटा? मरीन फिशेस, ठीक है बच्चों। टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, ठीक। ओके, मैमल्स, यानी हम लोग जो है, हम लोग यूरियोटेलिक है, मैमल्स एस्ट्रा। और अगर यहां पे ये डिफरेंस लिखेंगे बच्चों, एनिमल्स एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड, क्या एक्सक्रीट, मगर नाइट्रोजन वेस्ट, वो तो पता ही पहले ही। एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड आर कॉल्ड उन्हीं को हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स, ठीक। उनको बच्चों क्या बोलते हैं? यूरिकोटेलिक एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल उसमें कौन आते हैं बेटा? उसमें आते हैं इंसेक्ट्स आते हैं, लैंड स्नेल्स आते हैं, ठीक। और उसमें कौन आते हैं बेटा? उसमें आते हैं रेप्टाइल्स आते हैं एंड एव्स यानी बर्ड्स आते हैं बेटा, एक्स्ट्रा और भी। तो ये मेन है, ठीक है बच्चों। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। अच्छा, फिनोमिना को हम कहते हैं, अब फिनोमिना ऑफ शोइंग दिस मोड ऑफ आई कैन से दैट एक्सक्रीशन, इसको हम कहते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं ओमोनोटेलिज्म। तो सिंपली मैं यहां पे लिखूंगा दूसरी डिफरेंस, फिनोमिना कॉल्ड ओमोनोटेलिज्म, फिनोमिना कॉल्ड ओमोनोटेलिज्म। और यहां पे आप लिखेंगे खुद फिनोमिना कॉल्ड यूरियोटेलिज्म। और यहां पे जब लिखेंगे बच्चों आप लोग, तो यहां पे लिखेंगे यूरिकोटेलिज्म, ठीक है जिधर ये फिनोमिना इज कॉल्ड एज ओमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म। डन। देखो बच्चों, अब जब ये रिमूव करते हैं ना एक्वाटिक एनिमल्स, ये रिमूव करते हैं इस अमोनिया को इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन थ्रू गिल्स एंड जनरल बॉडी सरफेस। तो ये दूसरी डिफरेंस हम लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं आप लोग दूसरी डिफरेंस। यहां पे मैं दूसरी डिफरेंस लिखूंगा, यहां पे भी मैं दूसरी डिफरेंस लिखूंगा, और यहां पे भी मैं दूसरी डिफरेंस लिखूंगा, ठीक है बच्चा। ओके, तो जब देखेंगे बेटा अमोनिया इज removed as ammonium ion through gills, and in case of fishes, and general body surface, यानी एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं थ्रू जनरल बॉडी सरफेस अमोनिया को रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। यहां पे याद रखेगा बच्चा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। थ्रू जनरल बॉडी सरफेस एज व्हाट बेटा? एज अमोनियम आयन। क्लियर बच्चा मेरा? ओके जी। बाय सिंपल डिफ्यूजन, बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है बच्चों।
डिफ्यूजन मतलब फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, ठीक। ओके, जब हम यहां देखते हैं, इट इज रिमूव थ्रू किडनी, इट इज रिमूव थ्रू किडनीज, ठीक है जिगर मेरा। और जब यहां बात करते हैं इन केस ऑफ इंसेक्ट्स, इसको रिमूव करता है मालफिजन ट्यूब्यूल्स, और बाकी जो करता है वो यूजुअली वो इसको रिमूव करता है थ्रू किडनीज, यानी रिमूव्ड थ्रू मालफिजन ट्यूब्यूल्स। बेटा यहां पे मैं लिखूंगा ब्रैकेट में इंसेक्ट्स एंड किडनीज, ठीक है बच्चा। ये दूसरी डिफरेंस। तीसरी डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चार डिफरेंस में लिखवाऊंगा आपके लिए, काफी है बेटा। तीसरी डिफरेंस जो है, ये जो अमोनिया होता है ये रेडिली सॉल्युबल होता है, यानी हाईली सॉल्युबल होता है इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक। और जब इसको देखते हैं बेटा, इसको देखते हैं, ये क्या होता है, लेस सॉल्युबल इन वाटर। और जब इसको हम देखते हैं बेटा, ये लीस्ट सॉल्युबल होता है, लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है जिगर। हाईली सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल एंड लीस्ट सॉल्युबल, ये याद रखिएगा बच्चों, ठीक है ना। तो फिर एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, इनमें से जबरदस्त टॉक्सिक जो होता है, हाईली टॉक्सिक होता है अमोनिया, हाईली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक। और अगर यहां पे देखेंगे, यहां लिखेंगे हम बेटा लेस टॉक्सिक, ये कम टॉक्सिक होता है ना। मगर लीस्ट टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड, लीस्ट टॉक्सिक, लीस्ट टॉक्सिक जो होता है वो होता है बेटा कौन, यूरिक एसिड। डन। अच्छा बच्चों, अगर और एक कुछ डिफरेंसेस आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम बेटा, वी कैन से दैट प्लेंटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स रिमूवल। अगर इसको रिमूव करना है, ज्यादा पानी चाहता है, मतलब ज्यादा पानी चाहिए इसको रिमूवल के लिए। एक्वाटिक एनिमल्स इसलिए इस एडाप्टेशन को एक्सेप्ट करते हैं, दे रिमूव अमोनिया, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्वाटिक होते हैं, ऑलरेडी पानी में होते हैं। क्योंकि अमोनिया को रिमूव करने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा पानी, लेकिन भरने के लिए एनर्जी उसको कम चाहिए। अगर उसके बरक्स यूरिक एसिड देखेंगे, उसको पानी कम चाहिए, लेकिन भरने के टाइम पे लिवर के अंदर इसको कन्वर्ट करना है बेटा, यूरिक एसिड बनाना है, उसके लिए एनर्जी ज्यादा लगती है। एनीवे दिस इज एन एडाप्टेशन फॉर दीज एनिमल्स। सिंपली यहां पे आपको नोट करना है बेटा, क्या नोट करेंगे जिगर मेरा, कि प्लेंटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर is required for removal, is required for what beta, for removal, plenty of water is required for its removal। तो यहां पे क्या लिखेंगे, less water is required, less water is required, less water is required for removal, least water, least water is required, least water is required for removal, ठीक है जिगर मेरा। तो ये बना है बेटा पहले क्वेश्चन का आंसर। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, आपके लिए काफी है। चलिए बच्चों आप दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्या क्वेश्चन मांग रहा है बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन मांग रहा है विद अ लेबल डायग्राम। बेटा अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक की डायग्राम देखेंगे तो थोड़ा आपको वो अच्छी नहीं लगेगी। मैं खुद बनाऊंगा एक डायग्राम, अगर आप उस हिसाब से बनाएंगे वो आपको मेरे ख्याल में अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। तो वो हम बनाएंगे, लेबल डायग्राम बनाएंगे बेटा, और उसी में हम एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को। ठीक है बच्चा? तो लिखेंगे बेटा आप मेरे साथ। सबसे पहले हम डायग्राम ही बनाएंगे, फिर उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करते हैं। देखिए बच्चों, यू नो दैट जब किडनी होती है, किडनी के अंदर रिनल आर्टरी जाती है। रिनल आर्टरी जो क्या होती है बेटा, उसके फिर ब्रांचेस निकलते हैं और अल्टीमेटली एक नेफ्रॉन तक पहुंच जाता है, एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है ना बच्चा? वो आप लोगों को पता है, क्लासरूम में देखा भी होगा। और फिर उसके बाद वहां पे होता है नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है, दैट इज कॉल्ड एज बोमेन्स कैप्सूल। चलो बच्चा मैं यहां से दिखाता हूं आपको और अच्छे से समझाता हूं बेटा। मानते हैं बच्चा, मैं सबसे पहले बनाऊंगा बोमेन्स कैप्सूल। आप मेरे साथ बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा फिर एग्जाम के अंदर। ठीक, ये सबसे पहले मैं बना रहा हूं बेटा बोमेन्स कैप्सूल। ये कप शेप्ड होता है और इसके दो लेयर्स होते हैं। इनर वाली लेयर को बोलते हैं विसरल लेयर, आउटर वाली लेयर को बोलते हैं पैराइटल लेयर। वो बाद में लिखेंगे वो नाम वगैरह, तो पहले आप याद करेंगे। ठीक, दिस इज बोमेन्स कैप्सूल। चलिए बच्चा, मैं यहां पे इसका नाम लिखता हूं बेटा बोमेन्स कैप्सूल। बेटा आप मेरे साथ बनाते रहे टू द पॉइंट, तो ताकि आपको बोर्ड के मार्क्स बराबर मिलेंगे। बोमेन्स कैप्सूल डन। अच्छा, उसके बाद बेटा इसका एक और पार्ट रहता है। इस पार्ट को हम बोलते हैं, ये मैं येलो कलर से बनाता हूं, उसको हम बोलते हैं पीसीटी, यानी बच्चों प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सुना होगा, टीचर्स ने पढ़ाया होगा, ये रिवीजन है बेटा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी जिसको हम कहते हैं बेटा। ठीक, इसको हम पीसीटी कहते हैं। उसके बाद अगर यहां पे देखा जाए बच्चा, यहां पे हम देखते हैं, यहां पे चलिए इसी ग्रीन पेन से ही बनाते हैं। यहां पे एक लिम्ब होती है ऐसे, ठीक है ना? और ठीक, ओके जिगर। इसको आप कहते हैं बेटा, इसको आप कहते हैं हेनलीज लूप, या लूप ऑफ हेनली भी कह सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं जिगर मेरा हेनलीज लूप, हेनलीज लूप। ठीक है बेटा, इसके दो लिम्ब्स रहते हैं, एक डिसेंडिंग लिम्ब और एक असेंडिंग लिम्ब। ठीक है ना बेटा? उसके बाद आप लोग बनाते हैं ऐसे, और एक कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है, मगर ये इसका एंड वाला पोर्शन रहता है, इसको हम बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहां पे अगर नाम रखेंगे आप लोग, मैं सिंपल यहां पे लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है ना? ओके। अच्छा बच्चों, ये था एक नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर, और अब हम बोलेंगे यहां पे दूसरे नेफ्रॉन का। फॉर एग्जांपल है, यहां से आया डीसीटी, तीसरे नेफ्रॉन का यहां से आया बेटा डीसीटी। इसी तरह सेवरल नेफ्रॉन्स के डीसीटीज आके एक नई डक्ट को जन्म देते हैं, जिसको हम कहते हैं बच्चा मेरा, जिसको हम कहते हैं ये डीसीटी, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। डन। इसको मैं लिखूंगा बच्चा कलेक्टिंग डक्ट। Actually, collecting duct is not a part of individual nephron. It is formed by the union of several DCTs of different nephrons. Clear? तो यहां पे याद रखेंगे आप लोग, this is collecting duct. Done? Okay बच्चा, अगर हम यहां पे देखेंगे और एक चीज क्या, यहां हर एक नेफ्रॉन के अंदर एक आर्ट्रियोल जाता है।
ये मैं ऐसे सिखाऊंगा बच्चा, लाइक दिस वे, ऐसे। चलिए मैं पेन थोड़ा डिफरेंट इस्तेमाल करूंगा। ये है बच्चों, इसका नाम आता है एफेरेंट आर्ट्रियोल। ठीक, तो ये मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये है ए से लिखना। वहां पे ख्याल रखना बच्चों, आप छोटे बच्चे हैं, गलती हो सकती है, तो ए से लिखना बच्चों, एफेरेंट आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल, ठीक है बच्चों, ये है एफरेंट आर्ट्रियोल। डन। इस एफरेंट आर्ट्रियोल जब जूही जाता है बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, इसकी क्या हो जाती है, ब्रांचिंग हो जाती है और रिब्रांचिंग हो जाती है। मानते बच्चों यहाँ पे ब्रांचिंग रिब्रांचिंग ब्रांचिंग रिब्रांचिंग ब्रांचिंग रिब्रांचिंग होके क्या बनाता है बेटा, लाइक दिस वे एक स्ट्रक्चर बनाता है, और फिर वही वापस निकल के आता है एज इफरेंट आर्ट्रियोल। मगर वाइडर होता है, याद रखिएगा, वाइडर होता है एफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल उतना वाइड नहीं होता है बच्चा। मैं थोड़ा इसको ऐसे बनाता हूं बेटा, आप थोड़ा ख्याल रखिएगा यहाँ पे। ठीक, ये है बोमेन्स कैप्सूल, और यू नो दैट बेटा, ये मैंने बनाया है इफरेंट आर्ट्रियोल। अगर देखा जाए वाइड तो होता है कौन, एफरेंट आर्ट्रियोल, और ये क्या बना सर यहां पे, ये है इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है बच्चा, ओके। अगर आप डायग्राम वहां पे बनाएंगे बेटा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। हाँ, क्योंकि ये आपको ऊपर ही बोलता है डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, आपको स्ट्रक्चर डिस्कस करना है मगर विद ए लेबलेड डायग्राम, ठीक है, ओके। ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, ये इमर्ज होके, यानी ये जो स्ट्रक्चर, पहले मैं ये बात बोलूंगा बेटा, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस है ना, इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है ना। और फिर क्या है, ये जो ग्लोमेरुलस इमर्ज हो जाता है एज एन इफरेंट आर्ट्रियोल, और इफरेंट आर्ट्रियोल क्या करता है, अब मैं एक ही लाइन में दिखाऊंगा। ये क्वाइल होता है, क्वाइल करता है अपने आप को किसके इर्द गिर्द, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे मैं कुछ ऐसा दिखाता हूं, ठीक है ना बेटा। तो इसको ये यहां बोलते हैं पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। याद रखिएगा बच्चा, जिस बच्चे ने नहीं भी पढ़ा होगा थोड़ा थोड़ा याद तो रहेगा। पेरिटिब्यूलर कैपिलरी कैपिलरी नेटवर्क, पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है, ओके बच्चा। अच्छा, इसमें से अगर हम देखेंगे, आज से बहुत सारे नेफ्रॉन्स आगे हम पढ़ेंगे। हमारे पास दो किस्म के नेफ्रॉन्स होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और दूसरे होते हैं जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में कुछ और नजर आता है यहाँ पे, ज्यादातर उन्हीं में। तो यहाँ पे एक माइन्यूट वेसल ऑफ इट, यानी इसी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क की पैरेलल बनती है ऐसे। यहां से मैं इस डायरेक्शन में दिखा रहा हूं बेटा, यहां से इस डायरेक्शन में, यहां से इस डायरेक्शन में, और मैं कुछ ऐसा दिखाऊंगा ताकि आसान बनेगा आप लोगों को। इसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं वासा रेक्टा। यानी एक माइन्यूट कैपिलरी जो है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क की, वो रन करते हैं पैरेलल इन हेनलीज लूप, उसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। क्लियर बच्चा मेरा, उसको हम वासा रेक्टा कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। दिस इज ऑल अबाउट द, वी कैन से दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। यही पॉइंट्स थोड़ा थोड़ा हम लिखेंगे कौन क्या है, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर जिगर मेरा, ओके। स्ट्रक्चर आप कुछ यूं बनाएंगे वहां पे, तो ये मैंने टू द पॉइंट ही स्ट्रक्चर बनाया बच्चा, तो आपके लिए ठीक रहेगा बोर्ड के लिए। देखो बच्चों, अब हम लिखेंगे बेटा, पहला पॉइंट हम लिखेंगे बेटा, यू नो दैट जो किडनीज होते हैं, ईच किडनी के अंदर होते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। पहला पॉइंट यही लिखेंगे, ईच किडनी contains approximately 1
मिलियन नेफ्रॉन्स। ठीक, अच्छा दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चा मेरा, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, नेफ्रॉन्स आर द nephrons functional are the functional units. Nephrons are the functional units of kidneys. ठीक है बच्चा, ओके ये दूसरा पॉइंट लिखेंगे। अब हम ऐसे लिखेंगे, ईच नेफ्रॉन जो होता है ना, ईच नेफ्रॉन, ईच नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इज मेड ऑफ, दो चीजों का बना है नेफ्रॉन। एक को हम बोलते हैं मालफिजन बॉडी, मालफिजन बॉडी, और इसका दूसरा नाम है रेनल कॉर्पस्कल, और रेनल कॉर्पस्कल, ठीक, एंड रेनल ट्यूब्यूल्स, रेनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है बच्चों, वो अगर मैं वापस जाऊंगा बच्चा यहाँ पे, जो ये है ना बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इन दो को मिलके बोलते हैं बेटा माल पिजन बॉडी, या बोलते हैं रिनल कॉर्पस्कल। डन, ओके ओके। फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस प्लस लिखूंगा मैं सीधे, अलॉन्ग विद नहीं लिखेंगे, प्लस लिखेंगे सीधे, प्लस बोमेन्स कैप्सूल बीसी बना के देता है, दैट इज कॉल्ड एज मालपिजन बॉडी, मालपिजन बॉडी, या बोलते हैं रिनल कॉर्पस्कल। ठीक, अच्छा फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, रिनल ट्यूब्यूल्स, रिनल ट्यूब्यूल्स इंक्लूड्स, कौन कौन आएगा उसमें, अब रिनल ट्यूब्यूल्स में कौन कौन आएगा बच्चा, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे ग्लोमेरुलस और अलोंग विद वी कैन से बोमेन्स कैप्सूल को हम मिलके बोलते हैं मालपिजन बॉडी। रिनल ट्यूब्यूल्स में अगर हम बात करेंगे बेटा, उसमें आएगा बेटा प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, ठीक, हेनलीज लूप, ठीक, ओके, एंड डीसीटी। ठीक है बच्चों, उसमें रिनल ट्यूब्यूल्स इंक्लूड करते हैं पीसीटी, हेनलीज लूप एंड डीसीटी। इवन हम ऐसे भी लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं, रिनल ट्यूब्यूल में बोमेन्स कैप्सूल भी हम लिखते हैं, मगर बोमेन्स कैप्सूल अलोंग विद द ग्लोमेरुलस को क्या भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मालपिजन बॉडी। तो यहां पे आप लिख सकते हैं बेटा, यहां पे बीसी भी लिख सकते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। रिनल ट्यूब्यूल्स इंक्लूड बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, हेनलीज लूप एंड डीसीटी। मगर याद रखिएगा, हम क्या लिखेंगे, ग्लोमेरुलस अलोंग विद बीसीटी हम कहते हैं मालपिजन बॉडी, या बोलते हैं बेटा रिनल कॉर्पस्कल। ये याद रखिएगा बच्चा, क्लियर। अब देखिएगा बच्चा, देखिएगा बच्चा, अब हम बात करेंगे थोड़ा ग्लोमेरुलस के अलग एक दो पॉइंट्स। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस एक दो पॉइंट्स में लिखवाऊंगा बेटा। ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज या बंच ऑफ कैपिलरीज, अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, is a tuft of capillaries formed by लिखेंगे, formed by afferent
efferent arteriole in Bowman's capsule, efferent arteriole in Bowman's capsule, है ना, यानी Bowman's capsule में ही है ना बच्चों, अगर हम यहां नजर रखेंगे Bowman's capsule में ही एक tuft of capillaries बनता है, ठीक है ना, it is a tuft of capillaries formed by efferent arteriole in Bowman's capsule, ठीक, it emerge यानी ये बाहर आता है as efferent arteriole, ठीक है बच्चा, ओके। अब यहां पे एक पॉइंट ऐड और भी कर सकते हैं, क्यों छोड़ेंगे उस पॉइंट को, efferent arteriole is wider than efferent arteriole, डन, ओके बच्चों। अब दूसरा पार्ट लिखेंगे बेटा, दैट इज Bowman's कैप्सूल। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, efferent arteriole coils over the peritubular capillary, coils over the renal tubules to form what, peritubular capillary network। अगर वो लिखेंगे भी नहीं कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो डायग्राम में हमने दिखाया बेटा, ठीक है ना। Bowman's कैप्सूल क्या होता है, डबल वॉल्ड होता है। मैं यहाँ पे अगर आप सिंपल यहाँ पे बनाएंगे ना और एक बार, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके दो वाल्स होते हैं बेटा, है ना, तो इनका नाम यहाँ पे लिखेंगे। ठहरो अच्छे से बनाते हैं इसको, थोड़ा डायग्राम अच्छे से बनाते हैं बेटा। अगर हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना, आउटर लेयर को बोलते हैं पैराइटल लेयर और इनर लेयर को बोलते हैं विसरल लेयर, ठीक है ना। विसरल लेयर जो होती है ना, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स कॉल्ड एज पोडोसाइट्स। तो यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे कंपोज्ड ऑफ पोडोसाइट्स, बस। वो पोडोसाइट्स क्या है यहां मत कीजिएगा बच्चों डिस्कस, बस इतना याद रखिएगा यहां पे। अच्छा, ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं, इस स्पेस को इसको बोलते हैं कैप्सूलर स्पेस, बस इसमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अब उसके बाद है पीसीटी। पीसीटी में एक पॉइंट में ऐड करूंगा, पीसीटी, उसमें जो इप्थिलियल यानी सेल जो होते हैं वो होता है सिंपल ब्रेस्ट बॉर्डर्ड क्यूबाइडल इप्थिलियम। सिंपल ये लाइन याद रखिएगा, लाइन्ड बाय ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबाइडल एपिथेलियम, लाइन्ड बाय ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबाइडल एपिथेलियम, कौन, पीसीटी। अच्छा, उसके बाद आप लिखेंगे हेनलीज लूप, हेनलीज लूप। हेनलीज लूप के दो लिम्ब्स होते हैं। पहले तो ये किस शेप का होता है, यू शेप्ड, हेयर पिन लाइक है, या यू स्लैश हेयर पिन लाइक, हैविंग क्या क्या, हैविंग डिसेंडिंग limb and ascending limb। हैविंग डिसेंडिंग limb and ascending limb। यहां पे मैं थोड़ा दिखाता हूं आपको, थोड़ा याद रहेगा बच्चों। ये वाली डिसेंडिंग है, ये वाली असेंडिंग है, क्लियर, ओके बच्चा। उसके बाद है डीसीटी, डिस्टल कन्वोलेटेड
टिब्यूल, इसमें भी होता है यही इप्थिलियम, तो यहां कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब और लास्ट पॉइंट लिखेंगे, डीसीटीज ऑफ सेवरल नेफ्रॉन्स, यूनाइट टू फॉर्म कलेक्टिंग डक्ट, जो मैंने समझाया आपको बेटा, कलेक्टिंग डक्ट, बहुत आसान। और यहां पे फिर आपके टेक्स्ट बुक ने लिखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स, वन इज कॉल्ड एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, अनदर इज कॉल्ड एज जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। थोड़ा उस पार्ट को खुद देखिएगा बच्चा टेक्स्ट बुक से, तो बाकी सारा क्लियर हुआ है। ठीक है ना जिगर, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। तो देखते हैं बेटा नेक्स्ट हमारा क्या है। बेटा नेक्स्ट है हमारा, दैट इज एक्सप्लेन इन ब्रीफ यूरिन फॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यूरिन फॉर्मेशन क्या है। ठीक है ना बेटा, तो लिखते हैं बेटा यूरिन फॉर्मेशन मेरे साथ आप लोग। मैं लिखूंगा बीच में यूरिन फॉर्मेशन, बेसिकली बीच में इसलिए लिखा, इट इज कंप्लीटेड, यानी यूरिन फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। ठीक है ना बेटा, ऐसे में लिखूंगा बच्चों। अगर आपको नोट बनाना होगा बेटा, आप मेरे साथ इसी तरीके से नोट बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। ठीक है जिगर, जो पहला स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है बच्चों, जो दूसरा सेटअप होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। और जो थर्ड है दैट इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों क्यों ना बात करते हैं पहले हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, थोड़ा आपको समझाते हैं बेटा, तभी याद रहेगा बेटा। देखिएगा, तो लिखेंगे हम बेटा यहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है बच्चों, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए बच्चों, चलो मैं यहां पे आपको दिखाता हूं बेटा, ये यहां पे बोमेन्स कैप्सूल है बच्चों, इसमें सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं, अभी मैंने बोला लेयर ऑफ सेल्स होता है, दे आर अरेंज्ड इन एन इंट्रिकेट मैनर लिविंग माइन्यूट स्पेसेस बिटवीन देम कॉल्ड एज स्लिट पोर्स या फिल्ट्रेशन स्लिट्स। मानते हैं बेटा जो मैंने ये बनाया ना, इस स्ट्रक्चर ये पोडोसाइट्स है ना, ये अगर हम देखेंगे जिगर, यहां पे भी आप नजर रख सकते हैं, यहां पे नजर रख सकते हैं बेटा, ये जो यहां पे मैंने बनाया ये इनके सेल्स है, इनके सेल्स है। सर बच्चे डेस्परेटली वेट करते हैं आपके लेक्चर्स का। बिल्कुल बिल्कुल सर, कल इनको बोल के रखा, हाँ इनको मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह रहमान। थोड़ा सा बोर्ड के लिए इतने सीनियर टीचर है सर, ये वी आर प्राउड ऑफ यू अल्लाह, वी टीचर्स इंशाल्लाह 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 रहमान सब पढ़ाऊंगा इनको इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। ठीक है ना, तो वही मैं दिखा रहा था आप लोगों को, यहां पे ये जो सेल्स है ना बेटा, ये पोडोसाइट्स है। ये कैसे होते हैं, बेसिकली ये होता पोडा मीन्स फीट है ना, इनको होता है, मैं थोड़ा बच्चों आपके लिए यहां पे थोड़ा दिखाता हूं ये सेल कैसी होती है, लाइक दिस वे। इनको फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस होते हैं इन सेल्स को, इनको बोलते हैं पेडिसल्स। और फिर अगर हम दूसरी पोडोसाइट लेंगे बेटा, और इनके बीच में जो ये गैप्स बनते हैं ना बेटा, इनको बोलते हैं सिलिट पोर्स। तो यहां पे ये होगा बेटा सिलिट पोर, ये पोर सिंपल याद रखिएगा बेटा। यू नो दैट बेटा, यू नो अभी मैंने आपको सिखाया, यहां पे आता है एफरेंट आर्टरियोल, डन।
और उसकी मानो एक ही कैपिलरी को मैं एक्सप्लेन करता हूं। चलिए यहाँ पे एक कैपिलरी है, ठीक है जिगर, ये एक कैपिलरी है लाइक दिस वे, जो अंदर है दैट इज जो बना के देते हैं हमें, कैपिलरीज बना के देते हैं हमें ग्लोमेरुलस, ये कैपिलरी है। और कैपिलरी आप लोग जानते हैं बेटा, कैपिलरी जो बने हुए होते हैं ना, ये एक सेल्स की एक लेयर होती है बेटा, सिंपल स्क्वैमस सेल, जो मैंने पिंक कलर से बनाया, ये स्क्वैमस सेल्स होता है, सिंपल स्क्वैमस सेल्स होता है, और इसको बोलते हैं हम एंडोथीलियम। वो अगर मैं देखूंगा, ये वाली लेयर का नाम दूंगा लेयर ऑफ पोडोसाइट्स, पोडोसाइट्स है ये बेटा, ठीक है ना। और ये ग्रीन वाली लेयर जो पहले थी, जिसको मैंने पिंक अब डॉट किया ऐसे, तो ये कौन सी लेयर है, ये है बेटा, अभी मैंने बोला दैट्स कॉल्ड एज एंडोथीलियम, कैपिलरी एंडोथीलियम है ना बेटा, एंडोथीलियम डन। और जो ये सिंगल लेयर यहां से भी और यहां से भी है, बीच में इनको होते हैं वी कैन से दैट नॉन सेल्यूलर लेयर, जिसपे बैठते हैं, जिसपे बैठते हैं, ये मैं रेड कलर से दिखाता हूं, जो इनके बीच में, दोनों लेयर्स के बीच में, उसको हम कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन डन। वो ओवरऑल अगर हम देखेंगे, यहां से अगर ब्लड आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है, इस ब्लड को अगर फिल्टर होना है, मानो दिस इज ब्लड हेयर, ब्लड हेयर, ब्लड है, इसको ये 3 लेयर्स क्रॉस करने और फिर ये फिल्टर हो जाएगा, है ना। तो वी कैन से दैट फिल्ट्रेशन हो जाती है 3 लेयर्स के थ्रू, उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। वो अगर हम एक पॉइंट पहला लिख सकते हैं, मगर सर इसमें कोई एनर्जी लगती है, एटीपी का खर्चा होता है, नो 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 नो। यहां पे बेसिकली क्या होता है, एफरेंट आर्ट्रियोल जो होता है ये वाइडर होता है, आप ऐसा समझो टू द पॉइंट। तो यहां से आता है ब्लड, ज्यादा निकलता है, कम ब्लड यहां पे रुक जाता है, प्रेशर डेवलप होता है, उसी की वजह से फिल्ट्रेशन हो जाती है, सिंपल सी बात। और इसमें कुछ अपोजिट प्रेशर यानी हो जाते हैं, वो जो इसके प्रेशर को कम करते हैं, वो तो आपको यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहले जब इसका एनर्जी नहीं लगता है, तो हम लिख सकते हैं ये होता है एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस, ये एनर्जी नहीं लगते। और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इट ऑकर्स थ्रू, इट ऑकर्स थ्रू filtration membrane, through filtration membrane, it occurs through filtration membrane, which is how many layered, 3 layered, which is 3 layered, it occurs through filtration membrane, which is how many layered, 3 layered। ए पार्ट कौन सा लेयर है, एंडोथीलियम है, एंडोथीलियम है ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ओके। बी बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और सी पार्ट है बेटा विसरल लेयर ऑफ पोडोसाइट्स, लेयर ऑफ पोडोसाइट। आपकी टेक्स्ट बुक ने लिखा है these cells are arranged in an intricate manner leaving minute spaces called as slit pores या filtration slits। तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, विसरल लेयर ऑफ पोडोसाइट्स, ठीक है जिगर। ये तीनों मिला के देते हैं कौन सा मेम्ब्रेन बना के, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, उसी के थ्रू क्या हो जाती है, फिल्ट्रेशन, ठीक। अब सवाल है, जो फिल्ट्रेट बनता है सर उसमें होता क्या है, फिल्ट्रेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ nephric filtrate, nephric in the formation of what, nephric filtrate। फिल्ट्रेशन की वजह से क्या बनता है बच्चा मेरा, फिल्ट्रेशन की वजह से नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनता है। अब सवाल बनता है कि नेफ्रिक फिल्ट्रेट और ब्लड में क्या फर्क है। तो याद रखिएगा बच्चा, याद रखिएगा, यहां पे मैं पॉइंट लिखूंगा NF,
NF का मतलब है नेफ्रिक फिल्ट्रेट इज इक्विवेलेंट टू प्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब ही है विदाउट ब्लड सेल्स, है ना, ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स कॉल्ड एज प्लाज्मा, माइनस वी कैन से दैट प्रोटीन्स, लार्ज प्रोटीन, जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं, जो कुछ बच जाता है दैट इज कॉल्ड एज नेफ्रिक फिल्ट्रेट। प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स, जब प्रोटीन्स निकालेंगे प्लाज्मा से बाहर, इसका मतलब है ग्लूकोज हो, अमीनो एसिड्स हो, मिनरल्स हो, वाटर हो, आयन्स हो, जो कुछ भी हो वो सारा कुछ फिल्टर हो जाता है। क्लियर? तो खाली क्या नहीं फिल्टर होता है, ना ब्लड के सेल्स फिल्टर हो जाते हैं और ना ब्लड के प्रोटीन्स फिल्टर हो जाते हैं, क्योंकि उनका प्रोटीन्स का साइज अगर आप देखेंगे तो उसका साइज बड़ा होता है। अब सवाल है कि ये जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट अब बन गया सर, नेफ्रिक फिल्ट्रेट एक टर्म आपके टेक्स्ट बुक ने लिखा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मैं लिखूंगा यहां पे सिंपल जीएफआर, आ सकता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन। व्हाट इज जीएफआर? नेफ्रिक फिल्ट्रेट, नेफ्रिक फिल्ट्रेट formed into kidneys per minute, यानी अमाउंट ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट, यहां पे लिखूंगा मैं बेटा, अमाउंट ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट फॉर्मेड इनटू किडनीज पर मिनट, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जब इसको देखा जाता है इट इज ऑल अबाउट, तकरीबन होता है बेटा, ये अगर हम नेफ्रिक फिल्ट्रेट की बात करेंगे कितना बनता है पर मिनट, 125 ml पर मिनट। इतना याद रखिएगा तो काफी है। एक और चीज आप ऐड कर सकते हैं, ऑन एन एवरेज, टेक्स्ट की पहली लाइन उधर पे, ऑन एन एवरेज क्या 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड फिल्टर हो जाता है, ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड इनटू किडनीज। On an average, 1100 to 1200 ml of blood is filtered in kidneys per minute. इतना ब्लड फिल्टर हो जाता है पर मिनट और बनता है इतना नेफ्रिक फिल्ट्रेट, विच इज रफली 1/5, पांचवा हिस्सा, 1/5 of the blood, 1/5 of the blood pumped by each ventricle of the heart per minute. 1/5 of the blood pumped by each ventricle of the heart per minute. ठीक है जिगर मेरा, तो ये हुआ पहला पार्ट यूरिन फॉर्मेशन का कंप्लीट, इतना लिखेंगे पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब उसका दूसरा पार्ट देखते हैं। देखो बच्चों, यहां पे समझना है थोड़ा आप लोगों को, सारा कुछ फिल्टर हुआ है, लेकिन जब एक इंसान यूरिन एक्सक्रीट करता है उसमें ये सारी चीजें नहीं होती है, उसमें खाली वेस्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, वाटर होता है, वो भी एक्सेस वाटर होता है। तो वी कैन से दैट ये जो यूजफुल मटेरियल्स इसके साथ नेफ्रिक फिल्ट्रेट के साथ होते हैं वो वापस चले जाते हैं, किस में चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं, और उसी फिनोमेना को हम कहते हैं ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। तो ऐसे नोट अगर हमें बनाना होगा तो ऐसे बनाएंगे बेटा, ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। देखो बच्चों, व्हाट इज नॉट ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन? ट्रांसपोर्ट ऑफ एसेंशियल मटेरियल्स या सबस्टेंसेस फ्रॉम, कहां से कहां लेना है, फ्रॉम NF यानी नेफ्रिक फिल्ट्रेट टू इनटू ब्लड।
इनटू ब्लड, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ एसेंशियल सब्सटेंस फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेट इनटू ब्लड, उसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर रेअब्जॉर्प्शन। बेटा किसी सब्सटेंस को लेने में कोई एनर्जी नहीं लगती है तो प्रोसेस पैसिव बन जाएगा, किसी को लगते है एनर्जी तो उसको एक्टिव हम कहेंगे। तो सिंपली हम बोलेंगे इट ऑकर्स बाय बोथ, इट ऑकर्स बाय बोथ एक्टिव as well as passive process, ठीक। it occurs by both active as well as passive process, done, okay। अब हम देखेंगे बच्चा, सिंपल लिखवाऊंगा यहां पे क्योंकि नोट बना रहे हैं आप लोग। पीसीटी, रेअब्जॉर्प्शन इन पीसीटी, यानी कौन कौन सा मटेरियल रेअब्सॉर्ब हो जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर। याद रखिएगा बच्चा, याद रखिएगा बच्चा, ऐसे याद रखेंगे। तकरीबन मैं यहां पे दिखाता हूं, यहां पे वापस कितना जाता है यहां से, है ओके, एरो ऐसे दिखाएंगे हम, सीधी सी बात। तो पीसीटी में 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कितनी, 70 to 80%। कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, सच एज सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, बाइकार्बोनेट्स है, बाइकार्बोनेट तो ज्यादा ही, तो Cl नेगेटिव भी है। तकरीबन ये 100% चले जाते हैं ऑलमोस्ट, तो लेकिन जाते हैं, ओके। इसके बाद दूसरा, ये तो इलेक्ट्रोलाइट्स की बात है, मगर कैसे जाते हैं, ये जाते हैं बेटा एक्टिवली। लिखने की जरूरत नहीं है, मत लिखो, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि नोट आप बना रहे हैं। दूसरा जाता है बेटा, दैट इज वाटर, वो जाता है बाय ऑस्मोसिस, वो भी कितना, तकरीबन 70 to 80%। मेथड मोड ऑफ रेअब्जॉर्प्शन अगर लिखेंगे तो ठीक, नहीं भी लिखेंगे कोई टेंशन नहीं, इतना याद रखिएगा बच्चा, ये काफी है आपके लिए। थर्ड जो है बेटा, तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में आता है बेटा अमाइनो एसिड्स आते हैं, ग्लूकोज आता है, ट्राइग्लिसराइड वगैरह, तो एक्स्ट्रा में लिखूंगा ये कितने परसेंट, मगर 100%। याद रखिएगा बच्चा, बस ये तीन याद रखेंगे, पीसीटी में रेअब्सॉर्ब होते तो काफी है। फिर जब नेफ्रिक फिल्ट्रेट और ब्लड को करते हैं ना वापस पे कंपैरिजन, ये ऑलमोस्ट आइसोटोनिक होता है। वो क्या होता है सर, लिखने की जरूरत नहीं है, आप नोट बना रहे हैं आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, तो वो लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि बोर्ड के लिए आप पढ़ रहे हैं बेटा। अब नेक्स्ट जो है वो लिखेंगे कहां पे, रेअब्सॉर्प्शन इन हेनलीज लूप, हेनलीज लूप। देखिए बच्चों, हेनलीज लूप में क्या क्या रेअब्सॉर्ब होता है। हेनलीज लूप में डिसेंडिंग लिम्ब जो होते हैं ये परमेबल होते हैं वाटर के लिए, इम्परमेबल होता है साल्ट्स के लिए। डिसेंडिंग लिम्ब, permeable for water, but impermeable for salts। ये डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में लिखेंगे, यानी वाटर रेअब्सॉर्ब होगा लेकिन साल्ट्स नहीं। अब लिखेंगे असेंडिंग लिम्ब, उसका अपोजिट बनता है बेटा, मतलब परमेबल for salts but impermeable for water। ये समझ आया बच्चा, सिंपल है, हो गए। फिर उसके बाद डीसीटी, बस बच्चों मैं डायरेक्ट लिखवाऊंगा, एक्सप्लेन नहीं करवाऊंगा, ज्यादा नहीं जरूरत है आपको उतना, ठीक है। यहां से क्या है, डीसीटी से कंडीशनल होता है, कंडीशनल रेअब्सॉर्प्शन ऑफ, कंडीशनल reabsorption of
एक कंडीशन बेस्ड होता है सोडियम Na+2, क्योंकि इसमें एल्डोस्टेरोन की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है बेटा। रास मैकेनिज्म आपने मत सुना होगा, तो एल्डोस्टेरोन भी इसमें इन्वॉल्व होता है बेटा। तो सोडियम एंड सिंपली लिखेंगे एंड वाटर, बस 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 इतना याद रखिएगा। ये आपके टेक्स्ट के लाइन्स है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, सोडियम होता है रीअब्जॉर्ब एक्टिवली और वाटर हो जाता है बेटा रीअब्जॉर्ब पैसिवली। ये विद द हेल्प ऑफ एल्डोस्टेरोन होता है, ये विद द हेल्प ऑफ एडीएच होता है। तो एनीवे आपको वो चीज यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे खाली एक्टिवली एंड पैसिवली। डन। फिर लिखेंगे रीअब्जॉर्प्शन इन कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से क्या क्या रेअब्सॉर्ब होता है बेटा? वहां भी क्या होता है, वहां रेअब्सॉर्ब होता है, you know that is large amount of water could be reabsorbed from collecting ducts. Large amount of water with the help of ADH, large amount of water could be reabsorbed from collecting ducts. ठीक है बच्चों, तो वहां से भी क्या लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रेअब्सॉर्ब किया जाता है, कहां से? कलेक्टिंग डक्ट से। फिर जब कलेक्टिंग डक्ट से, मैंने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको समझाया, रेअब्सॉर्ब वाटर होता है, तो फिर नेफ्रिक फिल्ट्रेट को वहां पे हम यूरिन कहते हैं। द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रेअब्सॉर्ब फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट्स एंड द नेफ्रिक फिल्ट्रेट called as and the nephric filtrate now called as and the nephric filtrate now called क्या? उसको हम कहते हैं फिर वहां पे यूरिन। ओके, यूरिन में अभी भी तो एक प्रोसेस, एक स्टेप हमें इनकम्प्लीट है बेटा, तो यहां पे याद रखेंगे तो काफी। उसके बाद बेटा थर्ड जो है वो थर्ड स्टेप, दैट इज ट्यूब्यूलर। बस 2-3 पॉइंट्स उसमें याद रखने हैं। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का मतलब होता है कि अब ब्लड से डायरेक्टली कुछ वेस्ट निकालेंगे और देंगे नेफ्रिक फिल्ट्रेट को, तो हम लिखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ सम वेस्ट फ्रॉम ब्लड, डायरेक्टली फ्रॉम ब्लड into what? Into nephric filtrate, into nephric filtrate। यानी अब ये अपोजिट है बेटा। अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊंगा बेटा, यहां पे अब यहां से मिसाल के तौर पर यहां से यू नो दैट पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क था, अगर एरो ऐसे है तो ट्यूबुलर रेअब्सॉर्प्शन है, अगर ऐसे है यानी ब्लड से ही हम निकाल रहे हैं कुछ और देते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट को, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन है। ठीक है, ओके बच्चों याद करने की जरूरत है इस वक्त। ज्यादा अगर आपको समझ भी नहीं आएगा कोई टेंशन नहीं, इस वक्त याद रखिएगा। जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होगा उनको ऐसे ऐसे समझ आएगा, क्लास में भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है ना? ट्रांसपोर्ट ऑफ सम वेस्ट फ्रॉम ब्लड इनटू नेफ्रिक फिल्ट्रेट, उसको हम बोलते हैं, ये मगर हमेशा होता है, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। ठीक है बच्चों, ये पहला और ये दूसरा। अब देखेंगे कौन कौन सा मटेरियल कहां कहां पे लिखेंगे। ट्यूबुलर सिक्रीशन इन पीसीटी। पीसीटी में दो चीजें याद रखिएगा, एक होता है H पॉजिटिव और होता है बेटा अमोनिया NH3। ठीक है ना? H पॉजिटिव अगर ब्लड में ज्यादा है तो एसिडिटी होगी और वी कैन से दैट पीएच कम होगा। वो इसका मतलब है जब ब्लड का पीएच ऑलमोस्ट 7.4 टू 7.6 होता है, अगर पीएच डाउन हुआ है, ब्लड हमेशा बफर का काम करता है, ये कोशिश करता है मेरा पीएच चेंज ना हो जाए, मेरा पीएच चेंज नहीं होना चाहिए, तो उस वक्त ये H पॉजिटिव आयन उसको ब्लड से निकाल के देता है सीधे किसको? नेफ्रिक फिल्ट्रेट को। वो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग
मेंटेनिंग पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम डिसेंडिंग लिम्ब की बात करेंगे, यानी हेनलीज लूप की बात करेंगे, हेनलीज लूप की बात करेंगे, हेनलीज लूप की जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसमें कोई ट्यूबुलर सिक्रीशन नहीं हो जाती है। डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब तो लिखेंगे बेटा नो ट्यूबुलर सिक्रीशन। असेंडिंग लिम्ब की अगर हम बात करेंगे, असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब में स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, वो कहां से आया इस वक्त लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, बेसिकली चलिए बच्चों इतना याद रखिएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज एडेड। ये कहां से ऐड होता है, ये होता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम से, तो इतना याद रखिएगा स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज एडेड बस। फिर उसके बाद है बेटा डीसीटी। डीसीटी में दो चीजें हैं, एक तो H पॉजिटिव और K पॉजिटिव, वो ये भी हेल्प करता है टू मेंटेन पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस, हेल्प्स इन मेंटेनिंग पीएच, हेल्प्स इन मेंटेनिंग पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस। यू नो दैट सोडियम यहां से रिएब्सॉर्ब होता है और वहां से सिक्रीट होता है K पॉजिटिव, ओवरऑल बैलेंस मेंटेन रहता है। ठीक है ना। अगर हम कलेक्टिंग डक्ट की भी बात करेंगे, वहां भी ट्यूबुलर सिक्रीशन हो जाते हैं, सिलेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन, कलेक्टिंग डक्ट, सिलेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ K पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। बस यहां याद रखिएगा तो काफी है, बहुत है आप लोगों के लिए। ठीक है ना। वो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट बेटा, दैट इज कॉल्ड एज यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट, ये कुछ टर्म्स है बेटा, मिक्चुरेशन क्या है, यूरिमिया क्या है और रास मैकेनिज्म क्या है। तो चलिए बच्चों इनको भी देखते हैं। सबसे पहले ये शॉर्ट नोट में लिखना है बेटा, तो यहां पे मैं पहले वाले का आंसर लिखूंगा, ए का आंसर मिक्चुरेशन। बच्चों टू द पॉइंट इसको लिखना है, मिक्चुरेशन, इसको हम कभी कभार वाइडिंग भी कहते हैं, वाइडिंग भी कहते हैं। ठीक है। यू नो दैट बेटा, जो यूरिनरी ब्लेडर होता है, मानते हैं ये डायग्राम बनाने मगर जरूरी है आप लोगों को, ये मानते हैं बच्चों ये यूरिनरी ब्लेडर है और ये है यूरिथ्रा, यूरिथ्रा। ठीक। वॉल ऑफ जो यूरिनरी ब्लेडर का होता है, ये जो वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लेडर है, इट इज कंपोज्ड ऑफ, कॉमन सेंस की बात है, स्मूथ मसल्स, उनको हम बोलते हैं डेट्रूसर मसल्स, स्मूथ मसल्स। यहां पे मैं लिखूंगा स्मूथ मसल्स, उनको हम कहते हैं डेट्रूसर मसल्स। डन। ओके। इन मसल्स के अंदर होते हैं रिसेप्टर्स, ये है रिसेप्टर, ये है रिसेप्टर, ये है रिसेप्टर और ये है रिसेप्टर्स। ठीक है। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनको मैं सीधे यहां पे लिखूंगा रिसेप्टर्स। ठीक। अगर हम देखेंगे किन मसल्स के अंदर, स्मूथ मसल्स के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है ना बच्चों। अच्छा, यू नो दैट बेटा, यहां से और यहां से अगर हम देखेंगे ये यूरिटर्स है, यहां ये यूरिन लाते हैं फ्रॉम द किडनी और यहां पे यूरिन जमा हो जाता है।
यहां पे क्या जमा होता है बेटा? यूरिन। बेटा यहां पे स्फिंक्टर्स होते हैं, यहां पे एक सिंपल नाम लिखेंगे, यूरिथ्रल स्फिंक्टर। डन। अगर एक डायग्राम बनाएंगे ना, आपके 2 मार्क्स हो गए क्लियर। तो व्हेन हम सिंपल लिखेंगे, व्हेन इन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं सिट्राइट रिसेप्टर्स। हाँ, व्हेन यूरिनरी, ये पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, ब्लेडर गैस फिल्ड विद, ब्लेडर गैस filled with urine, when the urinary bladder gets filled with urine, प्रेशर, कॉमन सेंस की बात है, प्रेशर गेट्स exerted pressure gets exerted on walls of urinary bladder. Pressure gets exerted on the walls of urinary bladder. उसकी वजह से क्या होगा? That causes the stimulation of stretch receptors, and stretch receptors क्या करते हैं? ये सेंड करते हैं सेंसरी सिग्नल टू, आई कैन से दैट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, वो वहां पे वापस रिस्पॉन्ड करके देता है मोटर सिग्नल। ठीक, ये होती है सेंसरी सिग्नल। यहां पे क्या होगी बेटा? मोटर सिग्नल। ठीक, अच्छा, प्रेशर गेट्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ यूरिनरी ब्लेडर। सिट्रेच रिसेप्टर्स are stimulated, and they sends the signal to CNS, which responds and sends back the motor, and sends back what beta? Motor signal, which responds and sends back what beta? Motor signal. उसकी वजह से that causes contraction of, that causes the contraction of urinary bladder, smooth muscles, and relaxation of urethral sphincter of urethral sphincters, वो हो जाता है रिलैक्स, and urine gets expelled, called as micturition, and urine gets expelled, called as micturition, and urine gets expelled, called as what बेटा? micturition. और जो भी इसमें न्यूरल मैकेनिज्म यानी इन्वॉल्व हुआ है, that's one micturition reflex. The mechanism, the neural mechanism involved in it is called micturition reflex. Is called micturition reflex. क्लियर हो गया बेटा? मिक्चुरेशन कंप्लीट। नेक्स्ट जो है हमारा वो है यूरिमिया। इसको हम टू द पॉइंट ही पढ़ेंगे बेटा यहां पे। तो लिखूंगा मैं बेटा यूरिमिया।
यूरेमिया मतलब बेटा जब किडनी माल फंक्शन करते हैं, बराबर फंक्शन नहीं कर पाते हैं, कुछ यूरिया जमा हो जाता है इन द ब्लड, और उस कंडीशन को हम कहते हैं यूरेमिया। गो माल माल फंक्शनिंग malfunctioning of kidneys results accumulation of urea in blood. Accumulation of urea in blood is called uremia. Is called uremia. ठीक है ना? How it is, I can say that corrected. It is corrected by hemodialysis. ये point याद रखिएगा. Corrected by हेमोडायलिसिस। बच्चों मैं यहाँ थोड़ा हेमोडायलिसिस का एक डायग्राम बनाऊंगा बेटा, हेमोडायलिसिस में क्या करते हैं, तो उसको आप बनाएंगे वहां पे तो सिंपल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। ये हेमोडायलाइजर होता है जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आर्टिफिशियल किडनी। ये मैं ऐसे बनाता हूं बेटा, ठीक है। डन। मानो बेटा ये एक पेशेंट है, उसकी एक कॉन्वेनेंट आर्टरी पकड़ी जाती है, ये आर्टरी है, ठीक है। वहां से ब्लड को निकाला जाता है इस डायरेक्शन में, और यहां पे खाली दिखाना है आपको, बस लिखना कुछ नहीं है। हेपारिन ऐड करते हैं, एंटीकोगुलेंट, हेपारिन, और ब्रैकेट में लिखेंगे एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट, ठीक। ओके बच्चों, यहां एक ऐसे ट्यूब्स होते हैं, मैं एक ऐसे ट्यूब बनाता हूं बेटा, लाइक दिस वे। ट्यूब्स होते हैं बेटा, ऐसे 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 हम दिखाते हैं, और इनको ऊपर से एक मेम्ब्रेन होता है, ये लिखना बहुत लाजमी है आप लोगों को। ये मेम्ब्रेन कहलाता है, जो व्हाइट कलर से मैंने बनाया, इसको कहते हैं सेलोफेन मेम्ब्रेन। ये अलो करता है सारे सबस्टेंसेस को, मगर एक्सेप्ट ब्लड सेल्स। बस इतना याद रखिएगा बस। यहां से होता है फ्लूइड, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। व्हाइट कलर से मैंने बनाया बच्चे, चलो ये यहां से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं हम डायलाइजिंग फ्लूइड, ठीक है ना, डायलाइजिंग फ्लूइड। ओके, और यहां से ब्लड जाता है इस वाली डायरेक्शन में, ये ब्लड जा रहा है, 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 ठीक है ना। और फिर यही ब्लड वापस निकलता है, और वापस देते हैं इसको पेशेंट को थ्रू कॉन्वेंट वेन, और यहां पे डालते हैं एंटी हेपारिन, टेम्परेचर वेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। एंटी हेपारिन यहां पे डालते हैं, यहां से हम फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड देते हैं, और यहां से निकालते हैं यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड, ठीक है ना। ओके बच्चा, अब बस इतना अगर आप याद रखेंगे, इसको हम कहते हैं
हीमो डायलाइजर और आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है ना। हीमोडायलिसिस इसी को कहते हैं। और यहां से जो नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं इसमें नहीं होते, वो निकल के आते हैं और प्योर ब्लड वापस चला जाता है। बच्चों अगर आप ये दिखाएंगे ना बेटा, हम ऐसे लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट सच एज यूरिया, अगर हम बात करेंगे, इज रिमूव्ड बाय हीमोडायलिसिस, ठीक है ना। तो अगर आप ये चीज बनाएंगे ना वहां पे बोर्ड के लिए तो काफी है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉस मैकेनिज्म। बच्चों बीच में निकालना पॉइंट किसी टॉपिक से फिर समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, इसको थोड़ा समझाऊंगा मैं आपको, तो इसको याद रखिएगा बच्चा। चलो बच्चों बनाते हैं ये व्हाट इज दिस रॉस मैकेनिज्म। इसको हम कहते हैं रेनिन, RENIN। RE अगर आप गलती से लिखेंगे तो वो एक एंजाइम है जो स्टमक से आता है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, या मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। देखो बच्चों कभी कभार क्या होता है, जो मैंने आपको GFR बोला ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अगर वो डिक्रीज हुआ है, यानी आई कैन से दैट आंसर ऐसे लिखेंगे आप, डिक्रीज इन GFR, या अगर GFR कम हुआ है, कॉमन सेंस की बात है बेटा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम है, ब्लड प्रेशर कम है, डिक्रीज इन BP, या अगर हम देखेंगे डिक्रीज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर या फ्लूइड वॉल्यूम, उसकी वजह से क्या होता है बेटा, उसकी वजह से, इन चीजों की वजह से आप अगर देखेंगे नेफ्रॉन, मैं वापस आऊंगा यहां थोड़ा आइडिया दूंगा आपको बेटा, यहां पे जो ये हमारे पास इफरेंट आर्टरियोल और एफरेंट आर्टरियोल, ये जो एफरेंट आर्टरियोल होता है, यहां पे कुछ खास यानी वी कैसे सेल्स होते हैं, स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं यू नो दैट, उनको हम बोलते हैं इन सेल्स को, इनकी मैं बात करता हूं, ये स्मूथ सेल्स होते हैं, ये स्मूथ हाईली सेंसिटिव सेल्स होते हैं। तो अगर आप देखेंगे, आपने पढ़ा होगा, यहां कुछ खास सेल्स होते हैं, कहां पे, यहां अराउंड द एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल के इर्द गिर्द होते हैं कुछ खास सेल्स, उनको हम बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक, याद रखिएगा, अगर याद रहेगा तो ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। और भी कुछ सेल्स होता है, मैक्यूला डेंसा वगैरह। और ये जब यहां से BP कम होता है या नेफ्रिक फिल्ट्रेट जब कम बनता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब कम बनता है, ये सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ये रिलीज करते हैं रेनिन। वो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, वापस आएंगे वहां पे, हम आएंगे अपने टॉपिक पे, हम क्या लिखेंगे बेटा, देखो हम आएंगे यहां पे, हम लिख रहे थे बेटा रॉस एक मिनट बच्चों, यूरेमिया के बाद हमें है ना रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन
एल्डोस्टेरोन सिस्टम। सिंपल में लिखूंगा बच्चों, ड्यू टू डिक्रीज इन जीएफआर या डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम, ठीक। अगर ये कम हो जाता है, व्हाट विल हैपन, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स secrete रेनिन। वो क्या करता है, अब मैं टू द पॉइंट दिखाऊंगा बच्चों। secrete रेनिन ब्लड में होता है एंजियोटेंसिनोजिन, ठीक, जिन है साथ, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है एंजियोटेंसिन। इसको पहले लिवर बनाता है, फिर ब्लड में अवेलेबल होता है, तो इसको कौन कन्वर्ट करता है, यही रेनिन करता है। जब एंजियोटेंसिन बनता है, एंजियोटेंसिन मगर फर्स्ट, फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन सेकंड, कहां पे, लंग्स में, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, याद रखिएगा जिगर मेरा, ठीक। एंजियोटेंसिन सेकंड के कुछ खास प्रॉपर्टीज है। एंजियोटेंसिन सेकंड इज अ स्ट्रॉन्ग वैसोकंस्ट्रिक्टर। एंजियोटेंसिन सेकंड इज ए स्ट्रॉन्ग वैसोकंस्ट्रिक्टर, यानी ये वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करता है और ब्लड प्रेशर वापस मेंटेन रहता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। एक तरीका इसका ही है। दूसरा, एंजियोटेंसिन सेकंड जाता है एड्रिनल ग्लैंड में, इट स्टिमुलेट्स द एड्रिनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन। इट आल्सो हेल्प्स सिंपल में लिखूंगा, इन रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है एल्डोस्टेरोन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड। वो क्या करता है, दैट हेल्प्स इन, एल्डोस्टेरोन किसमें मदद करता है, दैट हेल्प्स इन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na+, सोडियम। तो सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी ब्लड में, तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, एडीएच निकल के आएगा और फिर वाटर एब्जॉर्ब होगा, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो सिंपल हम लिखेंगे दैट हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम। बस इतना याद रखिएगा, वाटर, सोडियम एंड वाटर। बच्चों ये इसी मैकेनिज्म को हम फिर बोलते हैं रॉस मैकेनिज्म। इतना अगर आप याद करेंगे बच्चों, तो ये आपके लिए काफी है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं इसी से सारा कुछ आएगा। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज। आपको देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह, 1-2 दिन के बाद या कल ही इंशाल्लाह, अगर पॉसिबल हुआ बेटा तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल ही। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आज दिन के लिए आपके लिए काफी है। इसको याद करिएगा बेटा, अच्छे से देखिएगा, टेक्स्ट आगे रखिएगा। बच्चों ने अच्छे से क्लास में पढ़ाया, बहुत अच्छे से नोटबुक आके रखिएगा, रिविजन हो जाएगा उन बच्चों को। लेकिन जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ाया, उनके लिए नोट मैंने बनाया, साथ साथ वो इतना याद करेंगे, उम्मीद करेंगे इसी से आपको सारा कुछ पूछा जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह खैर करे।